नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 10 जनवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ममता बनर्जी की सरकार को गिराने के लिए इस समय मोदी और अमित शाह ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी ममता बनर्जी चट्टान की तरह खड़ी हैं। और ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसको आपको डिटेल में समझाऊंगा। और साथ ही लेबनान पे कब्जा करने के लिए, लेबनान पे हमला करने के लिए अमेरिका ने ग्रीन लाइट दे दी है, हरी झंडी दिखा दी है। और इस हरी झंडी का रिजल्ट लेबनान में क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा, इसको भी हम डिटेल में आपको बताएंगे। और साथ इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि इजराइल अब अपने मंसूबे पे लगातार कामयाबी की तरफ बढ़ता चला जा रहा है और पूरी दुनिया की नजर अमेरिका पे अटकी है। और अमेरिका पे नजरें ऐसी नहीं अटकी है, अमेरिका ने रशिया के साथ एक नए जंग की शुरुआत की है और रशिया ने पलट के न जाने कितने मिसाइलों का जखीरा इस समय छोड़ा है, इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। और साथ इस समय गाजा, इजराइल, लेबनान और ईरान की भी कुछ महत्वपूर्ण खबरों को आपके सामने रखेंगे। यानी यकीन मानिए आज की जो खबर है वो बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही आप लोगों के लिए एक अपडेट फिर से, आज इस चैनल को 2 लोगों ने सपोर्ट किया। स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा दूंगा, इनका नाम आप पढ़ सकते हैं। ये जो रुपया आप मुझे देते हैं, फैक्ट बता रहा हूं, मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा कि उन्होंने मुझे पैसे भेज दिए तो मैं उनकी तारीफ करूं। लेकिन आज बताऊं, मेरी तबीयत बहुत नासाज है, बुखार से शरीर कांप रहा है, लेकिन इसके बावजूद वीडियो बनाने की हिम्मत जो मिल रही है इन्हीं लोगों के भरोसे पे मिल रही है। बात पैसे की नहीं है, बात यह है कि लोगों ने भरोसा जताया है तो मुझे लगा, नहीं तो आज मैं वीडियो नहीं बनाता, किसी भी सूरत हाल में नहीं बनाता। लेकिन अगर इतने लोग चाहने वाले हैं तो वीडियो बनाना अब मेरा फर्ज, मेरा कर्तव्य है। खैर, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, तब तक एक एक करके दोस्तों मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर निकल के सामने आ रही पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में इस समय सत्ता ने जो वेपनाइजेशन पार्टियों का किया है और जो सरकारी चीजें हैं उनका कैसा वेपनाइजेशन किया, आपको डिटेल में समझाता हूं। दरअसल ममता बनर्जी की सरकार को गिराने के लिए और अपनी राजनीति चमकाने के लिए अचानक से पश्चिम बंगाल में एक नया खेल खेला गया। अचानक से कई सरकारी लोगों के घरों पे, उनके ऑफिसों पे ईडी यानी प्रवर्तन विभाग की रेड पड़ती है। और जैसी ये रेड की खबर पश्चिम बंगाल में फैलती है, अचानक से ममता बनर्जी उस पार्टिकुलर जगह पे पहुंचती हैं और पहुंचने के बाद रेड और उस पार्टी के बीच खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर तक वो रहती है और रहने के बाद एक हरी फाइल लेके बाहर निकलती है। उसके बाद जनता को संबोधित करती है और कहती हैं कि ये जो अमित शाह है ये जानबूझ के ऐसी चीजों का वेपनाइजेशन कर रहे हैं, यानी पुलिस को हथियार की तरह इस्तेमाल करना, ईडी का हथियार की तरह इस्तेमाल करना, सीबीआई का हथियार की तरह इस्तेमाल करना। ऐसा क्यों? ताकि जो मौजूदा सरकार है उसके लिए लोगों के मन में एक नाराजगी हो जाए, जो मौजूदा सरकार है उसको लेके लोगों के मन में एक आक्रोश हो जाए कि देखो इसने घोटाला किया, इसने घूस लिया। उसके बाद बीजेपी का जो वोट बैंक है वो बन सके। अब इसी को लेके दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट करने वाले कोई ऐसे वैसे लोग नहीं थे, ये सांसद थे टीएमसी के, जो तृणमूल कांग्रेस है उसके सांसद थे। और उन सांसदों ने जब दिल्ली के सामने प्रोटेस्ट करना शुरू किया तो सांसदों को पुलिस इस हिसाब से उठा के फेंक रही थी कि मानो ये कोई आम आदमी हो। उसका वीडियो देखें। आहिस्ता चलो, आहिस्ता चलो, आहिस्ता चलो, आराम से 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 चलो। शेम शेम अमित शाह, हाय हाय, इन्हीं को लुटेरा डकैती करके हमारा इंफॉर्मेशन ले रहा है। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से सांसदों के साथ बीजेपी की पुलिस ट्रीट कर रही है। अब आप सोच के देखिए कि ये ट्रीट अगर बीजेपी की पुलिस सांसदों के साथ कर सकती है तो आम जनता का क्या हाल करेगी, बताने की जरूरत नहीं है। Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents? If I get the BJP party office, what will be? What will be the result? इस वजह से हमको आपको सावधान रहने की जरूरत है। प्रदर्शन कीजिएगा तो आप ये जान लीजिए शासन आपकी बात नहीं सुनेगा। अरे इनसे अच्छे तो ईरान वाले हैं, जहां पे
इतनी तोड़फोड़, इतनी आगजनी हो रही, लेकिन इसके बावजूद खामनेई आज लोगों के सामने फिर से आए। खामनेई साहब ने बड़े साफ तौर पे कहा कि लोगों को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, रिक्वेस्ट की और कहा कि मोसाद और अमेरिका के एजेंटों का सपोर्ट बंद कीजिए। आपको कोई दिक्कत है, आपको कोई परेशानी है, तो उस परेशानी, उस दिक्कत को खोल के हमारे सामने रखें, हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे और अगर हम रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे तो आपके सामने अपना इस्तीफा दे देंगे। लेकिन इसके बावजूद भी ईरान की जो ये आवाम है वो अपने ही सरकारी दफ्तरों को आग कैसे लगा, उसके बारे में भी वीडियो में आप डिटेल में देख लें। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ईरान की आवाम पागल हो चुकी है और अमेरिका और मोसाद के भड़कावे में इस कदर भड़क चुकी है, चूंकि इनका अपना भी उसमें शामिल है। रजा पहलवी है तो ईरान का, लेकिन सपोर्टर किसका है? अमेरिका का। किसकी गोद में बैठा है? इजराइल की। और ये दोनों ही देश मिलकर ईरान की तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहे। लेकिन आज जब खामनेई लोगों के सामने आए और खामनेई लोगों के सामने आके अपनी बातों को रखते हैं, तो उसी के बाद CIA की रिपोर्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि CIA ने साफ तौर पे कहा कि ईरान के अंदर तख्ता पलट करना अभी पॉसिबल नहीं है। यानी CIA ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि ईरान की आवाम चाहे जितनी कोशिश कर रही है लोगों के बरगलाने पे, लेकिन खामनेई की जड़ें ईरान के अंदर इतनी मजबूत है कि उनको उखाड़ के फेंकना अभी पॉसिबल नहीं है। इसी के बाद खामनेई साहब ने बहुत कुछ कहा है, उसको आपको डिटेल में समझाता हूं। खामनेई साहब ने बड़े साफ तौर पे कहा कि शायद ईरान की कैलकुलेशन में अमेरिका को गलती हो रही है। ईरान की जिस ताकत को अमेरिका बहुत कम करके तौल रहा है, ईरान की जिस ताकत को अमेरिका बिल्कुल इतना सा समझ रहा है, वो ताकत इतनी कम नहीं है। ईरान की ताकत बहुत ज्यादा है और ना भरोसा हो तो ईरान से भिड़ के देख लें। और इसी के बीच मैंने आपको कल बताया भी था कि ईरान ने अपनी प्लानिंग में चेंजिंग कर ली है। अब ईरान पहले भी हमला कर सकता है। अगर ईरान को किसी से खतरा लगेगा, वो चाहे इजराइल हो चाहे अमेरिका हो, वो पहले भी मार सकता है। ऐसे हाल में CIA की ये रिपोर्ट अमेरिका को घुटनों पे ला चुकी है कि ईरान के अंदर तख्ता पलट करना भी पॉसिबल नहीं है। खैर, इधर ये तमाम चीजें चल रही हैं, इधर एक बड़ी अफसोसनाक खबर निकल के सामने आई है कि लेबनान को कब्जा करने के लिए, लेबनान पे हमला करने के लिए अमेरिका से ग्रीन लाइट मिल चुकी है इजराइल को। अब इसके मायने क्या है, उसको आपको 2-4 मिनट में डिटेल में समझाता हूं। देखिए, जब लेबनान और इजराइल के बीच सीज फायर हुआ तो वहां पे हिजबुल्लाह को शामिल नहीं किया गया। यानी हिजबुल्लाह से ना उसकी शर्तें पूछी गई, ना हिजबुल्लाह अपनी बात रख पाया। लेबनान की जो गवर्नमेंट है उसने अचानक से सीज फायर के लिए इजराइल से बातचीत की, इजराइल मान गया। और हम सभी जानते हैं कि इस समय लेबनान में जो सरकार बैठी है वो इजराइल की ही कठपुतली, इजराइल की ही प्रॉक्सी है। अब सीज फायर में इजराइल ने लेबनान की हुकूमत से कह दिया कि आपको हिजबुल्लाह को खत्म करना होगा। और हम सभी जानते हैं कि हिजबुल्लाह को खत्म करना आसान नहीं है। ऐसे हाल में इजराइल के पास बार बार यह मौका है कि वो जब चाहे तब लेबनान के ऊपर हमला कर दे। और लेबनान की सरकार इस बात पे लिखा पढ़ी में एक्सेप्ट कर चुकी है कि इजराइल अगर देखेगा कि हिजबुल्लाह हथियार नहीं छोड़ रहा तो वो हमला कर सकता है। जब लेबनान ने सीज फायर किया, उसी के बाद लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने, लेबनान के नए राष्ट्रपति बने, तो ऐसो आराम में इतने खुश हो गए कि उन्होंने हिजबुल्लाह से बातचीत करना जरूरी ही नहीं समझा। इसके बाद क्या हुआ, हिजबुल्लाह खामोशी से बैठा रहा, लेकिन अपने आप को अंदर ही अंदर मजबूत करता रहा। और ये बात जब इजराइल को पता चली तब इजराइल ने अचानक से हमले शुरू कर दिए। अब इजराइल ने जब हमले शुरू कर दिए तो शुरुआत में तो हिजबुल्लाह ने कुछ बोला नहीं, लेकिन धीरे धीरे जब हमले इंटेंस होते गए तब हिजबुल्लाह ने भी हुंकार भरा। और इसी के जस्ट बाद हिजबुल्लाह अपने हथियारों को बनाना शुरू करता है और जैसे ही ये बात इजराइल को पता चलती, इजराइल फिर हमले करता है। अब हिजबुल्लाह की मुसीबत ये थी कि पलट के अगर हिजबुल्लाह वार कर दे तो पूरी दुनिया के लोग कहेंगे कि देखो अमनो चैन शांति है, लेकिन हिजबुल्लाह चूंकि आतंकवादी संगठन, इस वजह से अमनो चैन शांति नहीं चाहता और ये हमला कर रहा। और अगर हमला ना करे तब पूरी दुनिया के लोग कहेंगे देखो हिजबुल्लाह हिजड़ों की तरह कैसे बैठा है और हमला ही नहीं कर रहा। तो हिजबुल्लाह दोनों तरफ से फंसा हुआ इंसानी सेंटीमेंट में। लेकिन इसी बीच जब इजराइल हिजबुल्लाह को खत्म करने की कोशिश करता है और इजराइल से हिजबुल्लाह खत्म नहीं होता, तब बेंजामिन नेतन्याहू भाग के अमेरिका जाते हैं और अमेरिका जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप से परमिशन लेते हैं कि साहब सिचुएशन बहुत बढ़िया है, चूंकि हूतीज यमन में बिजी हैं, हमास के पास अब कुछ खास बचा नहीं है, ईरान को हमने डिस्टर्ब कर दिया है,
ऐसे हाल में इस समय लेबनान में जो हिजबुल्लाह वो सबसे कमजोर है और उस पर हमला करना सबसे आसान होगा। अमेरिका जब ये बात सुनता है और पूछता है कि कंफर्म है, इजराइल ने कहा साहब कंफर्म है, सबसे बढ़िया मौका यही है हिजबुल्लाह पे हमला करने का, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास बैकअप सपोर्ट नहीं है। तब अमेरिका ने कहा कि ठीक है जाओ हमला करो। और इसी के जस्ट बाद कल रात को इजराइल ने लेबनान के अंदर हमला किया। कितनी कैजुअलिटी हुई है, क्या कुछ हुआ, अभी तक कंफर्म फिगर नहीं आया है, लेकिन आईडीएफ ने अपने मुंह से यह बात एक्सेप्ट की है कि उसने हमला किया है। हिजबुल्लाह ने अभी तक इस बारे में कोई कमेंट नहीं किया, जैसे करेगा मैं आपको अगली वीडियो या फिर उसके बाद वाली वीडियो में बता दूंगा। लेकिन अभी की ग्राउंड लेवल रियलिटी ये है कि हमला बहुत भयानक हुआ है और उसमें लेबनान को ठीक ठाक नुकसान हुआ। और इसी बीच ईरान के अंदर जो हलचल देखने को मिली उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। दरअसल ईरान के पास जितने हेलीकॉप्टर हैं वो इस समय बेहद लो एल्टीट्यूड पे उड़ रहे हैं और वो भी अपने वेस्टर्न एरिया में। अब ऐसे सिचुएशन में जब ईरान के अंदर भयानक तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा, इधर इजराइल और अमेरिका खतरा है, क्योंकि अमेरिका ने साफ तौर पे कहा कि हम कभी भी एक्शन कर सकते हैं। ऐसे हाल में हेलीकॉप्टरों का बड़े निचले पायदान पे उड़ना इस बात का कंफर्म सबूत है कि बहुत जल्द ईरान के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि ये लड़ाई ईरान की अब वजूद की है। एक बार खामनेई की सरकार अगर गई, इस बात को आप बहुत ध्यान से समझिएगा, एक बार भी अगर खामनेई की सरकार गई तो फिर मतलब बड़ा साफ है कि हिजबुल्लाह भी गया, हमास भी गया, और जो रेजिस्टेंस ग्रुप इस समय गाजा के अंदर लड़ रहे हैं, वो चाहे अल-कुद्स हो, अल-कस्सम हो, चाहे जो भी हो, सबका बंटाधार इधर यमन के अंदर हुतीस का भी बंटाधार है। क्योंकि इनको स्ट्रेटेजिक प्लान बताना, इनको हथियार देना, इनको तमाम चीज़ें देना, ये सारा काम, सारा जिम्मा अगर किसी के कंधे पे है तो वो ईरान के ही है। ईरान में जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई है या फिर पेजेश्कियन है, वो अपना ही देश नहीं चला रहे हैं, वो अगल बगल के 3-4 मुस्लिम कंट्री को लीड कर रहे हैं। और अगर हट गए तो जो ये 56-57 मुस्लिम देश का नारा आप लोग लगाते हैं ना, 4 कम हो जाएंगे। एक तो कम होने के कगार पे है। बात कड़वी है, लेकिन इस बात को समझिएगा कि एक देश तो खत्म होने की कगार पे है, तो हमास ने उसको बचा के रखा है। बाकी दूसरा लेबनान पे ग्रीन लाइट मिल गई, बचा यमन। यमन को तोड़ने काटने का काम सऊदी अरब और दुबई मिलके कर रहे हैं। बचा क्या? सूडान का क्या हाल है आपको पता ही है। बाकी ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनसे उम्मीद क्या रखना, ये तो कलंक है। तो फिर बचा क्या? ध्यान दीजिएगा। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल रही हैं। इधर बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है इस समय रशिया और अमेरिका के हवाले से कि अमेरिका ने एक बार फिर से रशिया के एक ऑयल टैंकर को सीज किया है। और बार बार ऑयल टैंकर को सीज करके अमेरिका ने यह बात कंफर्म कर दी है कि वो रशिया के साथ जंग ही चाहता है। और बहुत सारे लोग, मैंने कमेंट पढ़े उस पर्टिकुलर वीडियो के, उस कमेंट सेक्शन में लिखा था कि रशिया की खामोशी अब अमेरिका को मजबूत बना रही है। रशिया जो खामोश है, इससे अमेरिका और उनके सहयोगियों की हिम्मत बढ़ती चली जा रही है और साथ ही जो रशिया के दोस्त थे उनकी हिम्मत टूट रही है। बहरहाल ये तमाम चीजें जब रशिया ने सुनी तो रशिया ने इस पे इंप्लीमेंट भी किया। रशिया ने आज बड़ा हमला किया है इस समय यूक्रेन के ऊपर और कई सारी हाइपरसोनिक मिसाइलों को दागा है। और इन मिसाइलों को दागने के बाद यूक्रेन को पूरी तरीके से दहला दिया है। मतलब इतना भयानक मंजर था कि 10 मैक की स्पीड से उन मिसाइलों की स्पीड थी, 5000 किलोमीटर की रेंज थी, यानी पूरा यूरोप भी जद में आ सकता था। और उसके बाद जब रशिया ने हमला किया यूक्रेन के ऊपर तो पूरा यूक्रेन दहल उठा है, सहम उठा है। बहरहाल इधर अमेरिका भी अपने प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए नए नए तरीके अपना रहा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े साफ तौर पर कहा था कि ग्रीनलैंड की जमीन अब अमेरिका की मजबूरी है और ग्रीनलैंड की जमीन अमेरिका को चाहिए। अब ये बात जैसे ही अमेरिका ने बोली, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने बोली, इसी के जस्ट बाद डेनमार्क खड़ा हो गया और डेनमार्क ने कहा कि भाई साहब गोली चलाने से पहले हम भी नहीं पूछेंगे। क्या कुछ अमेरिका ने कहा तो आप सुने, फिर आपको बताता हूं डिटेल में। We need Greenland for national security, not for minerals. We have so many sites for minerals and oil and everything. We have more oil than any other country in the world. We need Greenland for national security. And if you take a look at Greenland, you look up and down the coast, you have Russian and Chinese ships all over the place. इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि बड़े ही क्लियर अंदाज में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड की जमीन हमें चाहिए तो चाहिए। और जैसे ही ये बात इन्होंने बोली, डेनमार्क ने जब धमकी दी और इधर इनके खिलाफ जो इनकी पार्लियामेंट है
उसमें मीटिंग हुई और डोनाल्ड ट्रंप को 47 वोट मिले और इनके अपोजिशन में 52 वोट मिले और ये कहा गया कि आप किसी देश पे हमला करने से पहले हमसे परमिशन लेंगे, ऐसे हमला करेंगे तो आपकी कुर्सी जा सकती है। अब डोनाल्ड ट्रंप तो ठहरा बिजनेसमैन, इसने दिमाग लगाया। अब ये डेनमार्क की प्रिंसेस यानी राजा की बेटी से अपने बेटे बयान की शादी करवाएंगे और एक बार राजघरानों में संपर्क और संबंध हो गए तो फिर जमीन पर लड़ने वाले सैनिकों और प्यादों की क्या हिम्मत। आप सोचिए, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस डोनाल्ड ट्रंप के दामाद बन जाएं तो ऐसे हाल में अमेरिका और सऊदी अरब को अलग कौन कर सकता है। तब तो ससुराल हुई और ससुराल तो आप कभी भी आ जा सकते हैं। तो सेम चीज अब ग्रीनलैंड की जमीन के साथ होने वाला है। लेकिन इसी बीच खामनेई की जो हुंकार है और बार बार अमेरिका जो रशिया के जहाजों को पकड़ रहा है, सील कर रहा है, मतलब बड़ा साफ है कि अब अमेरिका का भी अंत बड़ा निकट है। खासकर जो डोनाल्ड ट्रंप की सल्तनत है उसका अंत तो बड़ा निकट है। अब कितना जल्दी होगा, क्या होगा, वो चीजें मैं आपको क्लियर नहीं बता सकता, लेकिन हाँ भरोसा रखिए अति विनाश का जड़ है। जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप ने अति मचाई है ये विनाश की तरफ ही लेके जाएगा। खैर, इधर गाजा की भी सिचुएशन आप जान ले कि वहां पे ठंडक इस कदर बढ़ चुकी है। आप यहां की ठंडक सोचिए, रजाई से बाहर निकलिए, एक बाल्टी पानी डालिए, कपड़े उतारिए, बैठ जाइए हवा में, समझ में आ जाएगी कि गाजा के लोगों के ऊपर क्या बीत रही है। गाजा के बच्चों पे क्या बीत रही है इसको समझना हो तो एक छोटा सा प्रैक्टिकल मैंने आपको बताया कि आप अपने कपड़ों को भिगो के हवा में बैठ जाएं, समझ में आ जाएगा कि गाजा के बच्चों के अंदर कितना दर्द छुपा हुआ है। बाकी ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आप खुद समझदार हैं। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी खबर। इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती है कमेंट करके बताइएगा। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहे, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद। ऊपर वाला आपकी